यहां से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो यहां तक जाके यहां से आगे रिले होगी दूसरे डेंड्राइट्स को, ठीक है। यहां पे बीच में इस जगह को क्या बोलते हैं, यहां इस जगह को क्या बोलते हैं, यस, ठीक है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया ये। तो यहां से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी ये आगे यहां से होते हुए यहां पे जाएगी। अब इसके बीच में क्या रिलीज होते हैं, कोई बताएगा मुझे, न्यूरोट्रांसमीटर्स। यहां तक जो भी सिग्नल कैसे आ रहा था, इलेक्ट्रिकली आ रहा था, ठीक है। यहां पे क्या होंगे, केमिकल्स ट्रांसफर होंगे, ठीक है। इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल बोलते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में था, यहाँ पे केमिकल फॉर्म में रिलीज होगा और फिर अगले जब न्यूरॉन में जाएगा तो यहाँ पे वो फिर से इलेक्ट्रिकल बन जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो किस तरीके से बनता है और कैसे वो आगे जाता है, यही हम देखेंगे आज की क्लास में। और इसको हम क्या बोलेंगे, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। हाँ, ओ सॉरी, वो नहीं दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी। थैंक यू। इससे पहले हमारे पास ग्लियल सेल्स किस किस टाइप के वो रह गया था, कोई बताएगा कितने टाइप के हमारे पास, बीए प्रोग्राम। नूपुर मैम इज देयर इन द स्टाफ रूम आई बिलीव। कनेक्ट नहीं हो रहा, होना तो चाहिए। दिख रहा है सबको पीछे तक, ये नहीं देखना है तो बता दो, सही है। मैं पीपीटी शेयर कर दूंगी बाद में, अभी तुम लोग पहले क्लास पे फोकस कर लो, ठीक है। अब ग्लियल सेल्स टाइप्स हमने बताया था, ठीक है, बताया था नहीं बताया था, वेरी गुड, कम से कम इतना तो याद है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ ग्लियल सेल्स सिचुएटेड है, कहाँ लोकेटेड है, उसके हिसाब से इन्होंने अलग अलग मतलब डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है। एक है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्होंने 4 मेजर टाइप्स दिए हैं, एस्ट्रोसाइट, एपिंडाइमल सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड माइक्रोग्लाया, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सैटेलाइट सेल्स और शॉन सेल्स। आपने जो माइलिन शीट वाला देखा है वो किसका है, किससे बना हुआ है, शॉन सेल, ठीक है। यहाँ पे इसका काम क्या है, एस्ट्रोसाइट का सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, राइट, हाँ तो बोल दो, ठीक है। तो इसमें एस्ट्रोसाइट है जो मेंटेन्स ब्लड ब्रेन बैरियर, कंट्रोलिंग द लेवल्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर अराउंड सिनेप्सेस, रेगुलेट आयन एंड प्रोवाइडिंग मेटाबॉलिक सपोर्ट। अब अगर इसमें से मेजर हम देखें,
वापस आ जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट है ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइलिनेट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक्सॉन्स, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। बस हो गया, सेटल डाउन, अब हो गया, ऐसे ऐसे डार्कनेस में क्लास चलेगी, ठीक है। आगे अब शॉन सेल्स, जैसे आप सबको पता है, माइलिनेट न्यूरॉन्स इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मेंटेन्स एंड रीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स आफ्टर इंजरी, ठीक है। अब अगर हम ये कहें, दिखाई दे रहा है सबको या अलग से सेपरेट क्लास करनी है तुम लोगों को? पीछे एटलीस्ट सुन लो, क्लास में बैठे हो तो। प्राइमरी रोल, न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन एनेबलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे पास दो तरीके की एक्साइटेबल सेल्स होती है, बाकी सारी सेल्स एक्साइटेबल नहीं होती। कोई बताएगा क्यों? और कौन कौन सी? एक होती है न्यूरॉन, एक होती है मसल वाली, ठीक है। तो यही दो ऐसी होती है जिसको हम एक्साइट कर सकते हैं, जो हमारे मैसेजेस रिले कर सकता है, ठीक है। बाकी सारे सेल्स में मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, उनमें भी होता है, लेकिन उनका काम सिग्नल या मैसेजेस रिले करने का नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी रोल क्या होता है? न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन एनेबलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन क्या क्या है जो आप लोगों ने अभी सही एकदम एग्जैक्टली बनाया था? सेल बॉडी, डेंड्राइट, इसमें और 2-4 चीजें नहीं है। एक्सॉन हिलॉक, ठीक है। सिग्नल ट्रांसमिशन प्रोसेस कैसे होता है? पहले रेस्टिंग स्टेट, डीपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। अब एक वर्ड आएगा सैल्टेटरी कंडक्शन। कोई बता सकता है ये क्या है? सैल्टेटरी कंडक्शन देख के पढ़ के बता दो। पीछे वो जो 4 बैठे हो, या तो बात कर लो या फिर बता दो, मुझे भी बता दो क्या चल रहा है। एग्जैक्टली उसमें क्या होता है? जो तुमने माइलिन शीट बनाई था ना, ठीक है, माइलिन शीट बनाया था, इसके बीच में गैप होते हैं। ये हम आगे डिफाइन करेंगे कि एग्जैक्टली क्या है, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि जब मैसेज जंप कर करके जाता है उसको हम सैल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे आज के क्लास के मेन टॉपिक पे, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। क्या हुआ? अभी के लिए काम करो, इधर इधर मेरे साथ ही बात कर लो, है ना, जो भी बात करना है। अब सबको थोड़ा सा हम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आयंस है, आयंस का जब क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? आगे थोड़ा और। अब एक्शन पोटेंशियल समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मेन 3 चीजें आप लोगों को पहले भी सुनाई दी थी होगी, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। V = IR वाला फॉर्मूला याद है सबको? याद मतलब सुना सुना तो लग रहा है ना, याद एग्जैक्टली नहीं होने से भी चलेगा, ठीक है। अब वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज इज द प्रेशर दैट पुशेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस थ्रू अ सर्किट। इट इज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। पानी अगर ऊपर है, यहाँ नीचे कम ऐसे बह के जाएगा ना, है ना। ये फ्लो कैसे होता है? क्योंकि उसमें एक पोटेंशियल है, ठीक है। यहाँ इसकी हाइट ऊपर है, इसकी नीचे है, तो वो उसको एक पोटेंशियल देती है कि वो ऊपर से नीचे जा सके, ठीक है। इसी तरीके से ब्रोग्राम, तो न्यूरॉन में क्या होता है? दिस वोल्टेज इज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, द डिफरेंस इन चार्ज बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। तो कोई भी सेल ले लो, ठीक है, सिर्फ न्यूरॉन नहीं, कोई भी सेल, उसकी जो बाउंड्री को क्या बोलते हैं हम? बाउंड्री को क्या बोलते हैं हम सेल की? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बाउंड्री होती है, इसके दोनों तरफ जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, दे आर डिफरेंट, ठीक है। एक तरफ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, एक तरफ ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा। तो वो क्या करता है? एक पोटेंशियल देता है कि चार्जेस इधर से इधर जा सके, ठीक है। यहाँ पे कुछ गेट्स होते हैं, ठीक है, दरवाजे कह सकते हो, दरवाजों की तरह याद रख लो, ठीक है, जो इस चार्जेस को
एक दूसरे तरफ जाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और करंट क्या है? करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो जब चार्जेस यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, उधर से इधर आएंगे, हम उसको करंट बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं ये बोल रही थी कि यहाँ से सिग्नल जा रहा है, वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, वो क्यों है? क्योंकि यहाँ से चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस इज व्हाट मेक्स इट हार्डर फॉर द इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो। अब इस इमेज में जो मैंने सेल मेम्ब्रेन बनाया था, इसमें रेजिस्टेंस क्या है? कोई बता सकता है रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे? मेम्ब्रेन, एग्जैक्टली। ये चार्जेस को सेपरेट करके रख रही है, एक दूसरे से तरफ जाने नहीं दे रही है ना। अब ये एक इमेज है, थोड़ा बहुत तुम लोगों को रियलिटी दिखाने के लिए कि एक्चुअली में न्यूरॉन ऐसे दिखता है, ठीक है। ये इसकी सेल बॉडी है, इधर से एक्सॉन में पता भी नहीं चल रहा होगा, ठीक है। सोचो इतने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को कितनी मेहनत और शिद्दत के साथ लोगों ने समझा है और तुम्हें समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो थोड़ा डेडिकेशन दिखा दो। तो थोड़ा सा एक और बार देख लेते हैं। डेंड्राइट है, यहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है। डेंड्राइट क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है न्यूक्लियस। उसके बाद एक्सॉन हिलॉक, ये एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है, ठीक है, इसको याद रखना एक्शन पोटेंशियल के लिए। इसके बाद ये कह रहा है कि एक्सॉन की लेंथ छोटी भी हो सकती है, बहुत छोटी हो सकती है कि तुम्हें पता भी नहीं चले, और इनफैक्ट इतनी 2-3 फीट तक भी हो सकती है, ठीक है। और इसके बाद इंफॉर्मेशन जहां से जा रही है वो क्या है? एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। न्यूरॉन को भूल जाओ, किसी भी सेल के लिए जब हम डिफाइन करते हैं तो उसको हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ चार्जेस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लीडिंग टू एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है। अब बाकी सेल्स में तुम कहोगे कि बाकी सेल्स में भी मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, तो वहां पे एक्शन क्यों नहीं, मतलब वहां पे सिग्नल क्यों नहीं रिलीज होता, ठीक है। अब वहां पे कुछ रीजंस है, और बेसिकली उनका मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस काम में आता है? विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग सेल्यूलर होमोस्टैसिस और सेल वॉल्यूम। मतलब बेसिकली यहाँ पे भी आयंस, यहाँ पे भी चार्जेस, यहाँ पे भी न्यूट्रिशन के ट्रांसफर के लिए, ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए यूज होता है, लेकिन वहाँ पे मैसेज जनरेशन के लिए नहीं होता, या फिर मैसेज रिले करने के लिए नहीं होता। कुछ पूछ रहा है कोई? कहाँ से आवाज आ रही है? हाथ तो खड़ा कर दो। क्या प्रोग्राम की चल रही है? फर्स्ट सेमेस्टर प्रोग्राम है ना, थर्ड सेमेस्टर, सॉरी, पढ़ लो, ठीक है। एनीवे, तो वापस थर्ड सेमेस्टर में आ गए हो ना, तो फिर अब थोड़ा ध्यान दे दो, ठीक है। अब ये है कि अगर मान लो ये एक सेल है, ठीक है, तो इसमें जब क्या बोलते हैं इसको, क्या है ये सब, ठीक है। तो ये चार्जेस जब यहाँ पे, ये मान लो सेल के अंदर के चार्जेस हैं, ये सेल के बाहर के चार्जेस हैं, हाँ। तो यहाँ पे तुम लोग को ये कलर लाइट कलर में दिख रहा है ये, ठीक है। ये पर्टिकुलर चार्जेस अलाइंग हो रही है बाउंड्री के पास। इमेजिन करो तुम एक फुटबॉल स्टेडियम में हो, ठीक है। तो ये सारे क्या है? फैंस, ये सारे क्या है? फुटबॉल प्लेयर्स। अब इनसे मिलने के लिए ये ऐसे हो रहा है कि हमें बस ये बाउंड्री तोड़ दो, हम जाके अपने मतलब प्लेयर्स से मिल के आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग, ये सारे जो चार्जेस है, ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे एक भी नेगेटिव नहीं है, ये सारे अलाइंड है, यहाँ पे नेगेटिव वाले अलाइंड है, ठीक है। क्यों? तुम्हें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट्स, है ना। तो ये इस तरह से अलाइनमेंट हो गया, ठीक है। तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स लाइक चार्जेस रिपेल्स, ये याद है सबको एटलीस्ट, ठीक है। हाँ ना तेज बोल दिया करो, ठीक है, बाकी चाहे कोई आंसर ना दो। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट अपोजिट चार्जेस, सेपरेटेड चार्जेस क्रिएट अ पोटेंशियल फॉर वर्क। तो जब भी आपने देखा होगा बैटरी में भी पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से बना होता है ना, तभी वो चार्ज को क्या करता है? फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है ना। सेपरेटेड चार्जेस क्रिएट अ पोटेंशियल फॉर वर्क। मेजरमेंट मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेजर्ड इन मिलीवोल्ट्स। मिलीवोल्ट्स कितना होता है, कोई बता सकता है? इन जनरल इलेक्ट्रिसिटी आपने देखा होगा वोल्ट्स में हम लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिली वोल्ट्स ले रहे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना छोटा अमाउंट ऑफ वोल्टेज है, ठीक है। फिर भी सोचो, मैं बोल रही हूँ, मैं हाथ हिला रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, उसमें लाखों बार ये हुआ है ना।
तो मिली वोल्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? मिली किस में आता है? किलो, हेक्टो, डेका, कुछ याद आ रहा है? थाउजेंड, ठीक है। तो वोल्ट का भी 1000 पार्ट जो है उसको मिली वोल्ट कहेंगे, ठीक है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मतलब अगर कोई मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ठीक है, मतलब अगर कोई मेम्ब्रेन है, यहाँ पे 5 पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ पे 5 नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इसमें कोई पोटेंशियल है नहीं है। मतलब पानी के 2 जार ले लो, यहाँ पे है, यहाँ पे है, सेम लेवल पे है, तो इसमें पानी का फ्लो नहीं हो पाएगा। थोड़ा किसी में थोड़ा पोटेंशियल चाहिए, या तो ये ऊपर या नीचे, ताकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके, ठीक है। अब इसको यहाँ पे इस इमेज से आप लोग देख सकते हो। कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा इस पूरे इमेज को? यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है, बस पढ़ के एक्सप्लेन करना है। कौन एक्सप्लेन करेगा? जो उसका नाम लेगा ना, मैं उसको खड़ा करूंगी। चलो आगे बोलो, कौन करेगा? कोशिश कर लो एक बार। हाँ पढ़ लो, चलो पढ़ लो, यहाँ से यहाँ आके खड़े होकर पढ़ लो। आज जो भी लिखा हुआ पढ़ सकते हो तुम। नीचे पढ़ो, नीचे। अच्छा ये पढ़ना है, डिटरमिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल बाय नीचे नीचे खड़े होकर पढ़ लो, तुम गिर जाओगे। हाँ बस आराम से। हाँ ठीक है। डिटरमिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल बाय यूनिक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। थोड़ा स्पीड 2x पे लगा दो, 2x पे लगा दो। अच्छा, when the membranes positive and negative charges are equally balanced on each side of the membrane, no membrane potential। रुको बस, अभी यहीं पे खड़े रहो, ठीक है। फर्स्ट ये ए क्या है? ए फर्स्ट इमेज को बता रहा है, when the positive and negative charges are equally balanced on each side of the membrane, no membrane potential exists, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि अगर यहाँ पे 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव चार्ज इस साइड है, 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव चार्ज इस साइड है, तो कोई मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं है, वो इक्वलाइज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सेकंड, अब बी पढ़ो। रुको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है देखो, 15 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे 5 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, यानी यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल है या नहीं है? है, वेरी गुड। अब आगे पढ़ो। एक्यूमुलेट, तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे एक पोटेंशियल है कि मतलब आयंस इधर से इधर ट्रांसफर हो सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो मेम्ब्रेन है उसके आसपास अलाइन करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि फैंस एकदम उतारू है, ठीक है, इधर जाने के लिए, और इधर से मान लो प्लेयर्स भी इधर आने के लिए रेडी है, ठीक है। आगे पढ़ो। क्या हुआ? अच्छा ओके, कंटिन्यू, शुरू से पढ़ो, शुरू से डी 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 पढ़ो। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द फ्लूइड, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उसको छोड़ दो, पढ़ो। वेट, अब ECF और ICF क्या है, कोई बताएगा? किसी को पता है? हाँ, ECF और ICF को फुल फॉर्म कोई सोच सकता है? जस्ट वो करो, मैं CF बता देती हूँ। सेल्यूलर फ्लूइड,
इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, मतलब एक जो सेल के अंदर का फ्लूइड है और एक उसके बाहर का, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द फ्लूइड इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड एंड इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड इन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। The unbalanced charges accumulate in a thin layer along the plasma membrane, मतलब मान लो यहाँ पे कुछ फैंस है जो देखने आए हैं, ठीक है, वो है वहाँ पे, लेकिन दे आर नॉट एक्साइटेड नहीं। यहाँ पे ये जो अनबैलेंस्ड चार्जेस है ना, वो बेसिकली क्या करते हैं, मेम्ब्रेन के पास एक्यूमुलेट हो जाते हैं। बाकी सब जगह आप देखो इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आके इस सेल के पास एक्यूमुलेट हो गया है, ठीक है। अब आगे पढ़ो, लास्ट। ठीक है, अब बैठ जाओ। थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? सैफ, वेरी गुड। ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है। अब तालियां बजा दी। अब ये बोलो इसका आंसर कि इसमें से सबसे ज्यादा क्या लगता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसमें है और सबसे कम मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसमें है? ए बी सी सबको दिख रहा है, आई थिंक ए बी सी, ठीक है। कौन बताएगा किसमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल ज्यादा है और किसमें कम है? और पीछे से कोई बोलेगा? एक मिनट, कुछ और भी चल रहा है साथ में, लास्ट में, एकदम लास्ट। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? आमिर, बताना चाहोगे? हाँ, और कोई बताना चाहेगा? क्यों? यहाँ पे कितने हैं? 3, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं? 6। ये भी 6 है, ये भी 6 है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी बेसिकली इस तरीके से मैं बना सकती हूँ, राइट। जितने ज्यादा चार्जेस उतने ज्यादा पोटेंशियल, ठीक है। अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल सबको समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस एक्यूमुलेटेड है तो हमारे पास एक पोटेंशियल है कि चार्जेस मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे जैसे गेट खुलेंगे वो इधर या उधर जा सके, ठीक है। अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल को समझने के लिए ऐसे बहुत सारे अलग अलग चार्जेस भी होते हैं, लेकिन हम बेसिकली देखेंगे सोडियम पोटेशियम, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम को याद कर लो। अब इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, एक बनाना इमेजिन करो और बनाना के ऊपर सॉल्ट, ठीक है। अब याद रहेगा कि बेसिकली सोडियम बाहर ज्यादा होता है अगर ये सेल है, ठीक है, ये सॉल्ट है। सॉल्ट कैसे दिखाते हैं हम, है ना, और अंदर पोटेशियम ज्यादा है, ठीक है। ये दो याद रखोगे अगर तो एक्शन पोटेंशियल समझ में आएगा, ठीक है। तो सोडियम आउटसाइड द सेल और पोटेशियम इनसाइड द सेल, इनका क्या बोलते हैं, क्वांटिटी ज्यादा होती है, ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम आयंस प्ले अ की रोल इन द मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है, द कॉन्स्टेंट मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन अ सेल एट रेस्ट, मतलब जब सेल कोई सिग्नल रिले नहीं कर रहा है, ठीक है, उस वक्त वो जितनी पोटेंशियल होती है उसको हम किस में मेजर करेंगे, वोल्टेज में, ठीक है। तो ये वोल्ट में ये कहाँ लाई करता है, उसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं, जब वो कोई सिग्नल रिले नहीं कर रहा है। Exists because of the steady separation of charges with positive charges outside and negative charges inside the cell. Typical resting membrane potential is around 70 millivolt, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से अगर ग्राफ बनाएं तो जब रेस्टिंग पोटेंशियल बनाएंगे हम, रेस्टिंग पोटेंशियल, तो वो कहाँ पे आएगा, -70 मिलीवोल्ट। अब कह रहा है the plasma membrane is more permeable to potassium than sodium due to the presence of more potassium leak channels। अब दो चीजें तुमको सुनाई देंगी, ठीक है। एक है लीक चैनल्स, बताना चाहोगे? नहीं तो प्लीज सुन लो, है ना, दो काम एक साथ नहीं करना है ना।
potassium concentration higher inside the cell and sodium concentration higher outside the cell, maintained by sodium potassium pump. Pump is basically हम कह सकते हैं कि गेट है और वहाँ से इधर आ रहा है, ये बाहर जा रहा है, ठीक है. सोडियम पोटेशियम पंप क्या है? मेंटेन्स द आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स बाय ट्रांसपोर्टिंग सोडियम एंड सोडियम आउट फॉर एवरी 2 पोटेशियम इन. ठीक है, एग्जैक्ट इतना डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है. बेसिकली तुम ये याद रखो कि देयर इज अ सोडियम पोटेशियम पंप. ठीक है, कुछ लीक चैनल्स होते हैं और ये सारे हमारी मदद करते हैं किसमें? आयंस को इधर उधर जाने में. ठीक है, की कंट्रीब्यूशंस टू मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जैसे मैंने बोला एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है, एक्टिवली मेंटेन्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स. ठीक है, अब पोटेशियम डिफ्यूजन आउटवर्ड फ्लो क्रिएट्स नेगेटिव चार्ज इनसाइड. यहां पे क्या ज्यादा था? अगर ये इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है. ठीक है, तो यहाँ पे पोटेशियम ज़्यादा था, यहाँ पे सोडियम ज़्यादा था. अब अगर ये यहाँ जाता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है. ठीक है, सोडियम डिफ्यूजन लिमिटेड इनवर्ड फ्लो कंट्रीब्यूट्स टू पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड. ये जितना जा सकता है ये, लेकिन इतना आ नहीं सकता. इमेजिन कि दीज आर फुटबॉल प्लेयर्स, वो ग्राउंड से बाहर जा सकते हैं, लेकिन फ्लैंक्स के इतना आसानी से आ सकते हैं? नहीं आ सकते. ठीक है, तो ये अगर इधर आते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है, membrane potential is equal to separation of charges across the membrane, resting membrane potential, steady state electrical potential across the membrane in excitable and non-excitable cells. Sodium potassium pump critical for maintaining concentration gradients that generates most of the potential. कुछ भी समझ में आ रहा है तुम लोगों को अभी तक? स्टिल कंफ्यूज्ड? ओके, सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक है, अभी के लिए मेजर टर्म्स क्या याद रखनी हम लोगों को? की टर्म्स याद रख लेते हैं पहले. ठीक है, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन. ठीक है, अब मैंने कहा जब सेल कोई भी इंफॉर्मेशन या मैसेज रिले नहीं कर रहा है तो वो एक रेस्टिंग पोटेंशियल पे होता है और उसको हम लिखते हैं -70 मिली वोल्ट पे. ठीक है, अब यहाँ से जैसे ही इंफॉर्मेशन आ रही है और वो इंफॉर्मेशन को आगे भेज रहा है, ये कैसे होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी ये जो फेज है जब इसका वोल्टेज बढ़ रहा है, ठीक है, ये -70 से 0 और इधर कहीं ना कहीं 30 तक जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? डीपोलराइजेशन. ठीक है, उसके बाद जब यहाँ से वापस आ रहा है इसको बोलेंगे रीपोलराइजेशन. और जब ये रेस्टिंग पोटेंशियल के भी और भी नीचे चला जाएगा, ठीक है, ये इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिनोमेना किसके लिए? ताकि ये दोबारा सिग्नल जनरेट कर सके, तो इसको थोड़ा अपने रेस्टिंग पोटेंशियल से नीचे जाना पड़ता है. इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरपोलराइजेशन. ठीक है, अब ये 3 टर्म्स एटलीस्ट देख लिए तुम लोगों ने, आगे हम इसको डिस्कस करते हैं. यहाँ इन्होंने बड़ा ग्राफ दिया एक्चुअली, -70 से यहाँ से ये ऊपर जा रहा है. ठीक है, देखो यहाँ पे 0 है. ठीक है, ये किसके लिए है? ग्रेडियंट के लिए, एक्शन पोटेंशियल के नहीं, ग्रेडियंट पोटेंशियल के लिए है. अब हम देखेंगे कि ग्रेडियंट पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल में डिफरेंट क्या है. दोनों इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का ही टाइप है. ठीक है, ग्रेडियंट पोटेंशियल शॉर्ट डिस्टेंस सिग्नल्स के लिए होता है. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो ये -70 पे ही था. ठीक है, लेकिन ये सिर्फ 60 तक गया और फिर वापस आ गया. ठीक है, अगर ये यही यहाँ से आके ऊपर जाता तो फिर हम कहते हैं वो एक एक्शन पोटेंशियल था. और एक ग्रेडेड पोटेंशियल को एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए? थ्रेशोल्ड चाहिए. मतलब कि अगर इस लेवल पर तक जाएगा तो ही जाके ग्रेडियंट पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल बनेगा. ग्रेडेड पोटेंशियल शॉर्ट डिस्टेंस सिग्नल्स होती है, लोकलाइज्ड होती हैं.
एक्शन पोटेंशियल लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स होती हैं जो प्रोपगेट्स अलोंग न्यूरॉन्स एंड मसल फाइबर्स। बेसिकली डिफरेंस इज, यहाँ पे तुम लोगों ने एक न्यूरॉन बनाया था, ठीक है, ये डेंड्राइट्स है, ये सेल बॉडी है, ठीक है। अब अगर हम क्या करेंगे आगे देखेंगे, सिर्फ एक पर्टिकुलर ये मेम्ब्रेन का पार्ट लेके, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है इस तरीके से, ठीक है। तो यहां से जो इंफॉर्मेशन आएगी अगर वो एक्सॉन हिलॉक तक नहीं गई, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल देती हूँ। गाड़ी देखा है, अगर आप इंजन स्टार्ट करते हो पहले ग्र ग्र हल्का सा करती है, लेकिन वो ऑन नहीं होती पूरी तरीके से, तो उसको आप कह सकते हो वो ग्रेडेड पोटेंशियल है। मतलब वो मैसेज को रिले नहीं करती लेकिन वो चार्ज होती है, मतलब उसमें भी मैसेज जनरेट करने की, या शॉर्ट डिस्टेंस सिग्नल्स होता है वो, ठीक है, वो कंप्लीट मैसेज रिले नहीं करती है। और जब गाड़ी पूरी तरीके से ऑन हो जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि यहाँ से ये सिग्नल पूरी तरीके से गया, ठीक है। एक्सॉन के थ्रू जब जाएगा तभी हम उसको एक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। अब आयन चैनल्स जो मैं बोल रही थी, दो चीजें आप लोगों को नाम सुनने को मिलेगा, लीक चैनल्स और गेटेड चैनल्स, ठीक है। लीक चैनल्स क्या होता है, बेसिकली जो मेम्ब्रेन है उसमें रेगुलरली ओपन ही होता है, वो हमेशा ओपन होता है, ठीक है। वो किस लिए ज़रूरी है, ताकि ये मेंटेन, मतलब ये क्या बोलते हैं, एक जनरल मेंटेनेंस होती रहे सेल में, जो इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट होती रहे आयंस की, ठीक है। गेटेड चैनल्स तभी ओपन होती हैं जब एक स्पेसिफिक स्टिमुलाई मिले, ठीक है। वोल्टेज गेटेड चैनल्स अगर हम बोले, या फिर केमिकल गेटेड चैनल्स, अब इसमें भी दो तरीके हैं, ठीक है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स या केमिकल गेटेड चैनल्स। केमिकल गेटेड चैनल्स, अगर आप लोगों को ये इमेज याद हो सिनैप्स का, सिनैप्स याद है सबको, ऐसे एक्सॉन टर्मिनल और फिर यहाँ पे सिनैप्स में कुछ ऐसे गोल गोल से बने होते थे ना, नहीं, सिनैप्स की बात कर रही हूँ। मतलब ये जो एक्सॉन खत्म हो रहा है एक्सॉन टर्मिनल में, यहाँ से जो फिर से इंफॉर्मेशन आगे जाती है वो कैसे जाती है, ये मान लो ये एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे बड़ा करके बनाया। अब यहाँ पे कुछ ऐसे डॉट डॉट से याद होंगे, मैंने बोला ये दोबारा यहाँ पे बीच में गैप होता है, यहाँ पे कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, केमिकली, ठीक है। ये कहाँ से आता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पे होते हैं, वो क्या होते हैं, बेसिकली केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये जाके, ये जब रिलीज होंगे नेक्स्ट वाले डेंड्राइट में जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होते हैं, बेसिकली केमिकल गेटेड चैनल्स होते हैं, कि यहाँ पे ये गेट है, उनका पास मान लो होता है, उनका पास है वो पर्टिकुलर केमिकल। अगर वो केमिकल यहाँ पे आके वो अपनी आइडेंटिटी दिखाएगा कि मैं आया हूँ, तो ही जाके उसको एंट्री मिलेगी, ठीक है, तो ही जाके वो दूसरे केमिकल्स की एंट्री दे सकता है, ठीक है। तो ये चैनल्स, मतलब ये कहीं ना कहीं ये केमिकल क्या है, वो पास है, वो आइडेंटिटी है जिसके थ्रू बाकी दूसरे केमिकल्स एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब वोल्टेज गेटेड चैनल्स ऐसे होते हैं कि मान लो ये गेट्स हैं, ये तभी खुलेंगे जब एक पर्टिकुलर वोल्टेज जनरेट हुआ होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने ये बोला, थ्रेशोल्ड होता है एक, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए, तो वो जब तक थ्रेशोल्ड, वो पर्टिकुलर वोल्टेज रिलीज नहीं होगा जनरेट, तब तक ये गेट्स नहीं खुलेंगी। कुछ समझ में आया, थोड़ा बहुत, ठीक है। इसके बाद जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो तुमको ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कि अभी बेसिकली याद रखो कि हमारे पास दो तरीके के गेट्स होते हैं, दो तरीके के चैनल्स होते हैं बेसिकली, एक होता है लीक चैनल, एक होता है गेटेड चैनल, ठीक है। अब गेटेड चैनल में भी एक होता है वोल्टेज गेटेड, एक होता है केमिकल गेटेड। केमिकल बेसिकली ये दोनों क्या है, आइडेंटिटी है कि किस तरीके से ये वो पास है, एक पर्टिकुलर केमिकल आया तो ही ये गेट खुलेगा, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ वोल्टेज जनरेट हुआ उसके बाद ही ये खुलेगा, ठीक है। अब देखो, ठीक है, एक है ग्रेडेड पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल मैंने बोला, ठीक है। ग्रेडेड पोटेंशियल हमेशा स्टिमुलस पे डिपेंड करता है,
स्टिमुलस पता है आप लोगों को, ठीक है। मान लो अगर मैंने कुछ हल्का गर्म टच किया, ठीक है, हल्का सा, नहीं असर हुआ, थोड़ा और, इस तरीके से अगर हम स्टिमुलस के लेवल को ज़्यादा करेंगे उससे ग्रेडेड पोटेंशियल के लेवल पे इफेक्ट होगा। लेकिन एक्शन पोटेंशियल या तो होता है या नहीं होता है, वर्क्स ऑन कि या तो जनरेट होगा या फिर नहीं जनरेट होगा, ठीक है। ये -55 वो थ्रेशोल्ड है जहां ये डिसाइड होता है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा कि नहीं। तो ये क्या है, एक ये कैसे होता है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स तभी खुलते हैं जब -55 मिलीवोल्ट तक जाएगा, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल्स बेसिकली आर लार्ज, रैपिड डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय रीपोलराइजेशन, सिग्नल ट्रैवल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ऑल और नथिंग रिस्पॉन्स, या तो जनरेट होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर वो पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड नहीं आई तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये है एक्सॉन हिलॉक, ठीक है, ये क्या है, सेल बॉडी सोमा, और ये सारे क्या है, इतने सारे, ये डेंड्राइट है ये, ठीक है। लेकिन ये जो रेड क्या है, दूसरे किसी न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक से एक ही आ रहा है, वो इतने सारे से जनरेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या है, ये माइलिन शीट देख रहे हो, ये एक रैप टाइप का किया हुआ है, ठीक है। ये एक्चुअली एक्सॉन है, ये पर्टिकुलर एरिया, और ये इसने रैप करके रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, ये प्री सिनेप्टिक और ये जिसके ऊपर आ रहे हैं ये पिछले वाले के हैं और ये इसको दे रहे हैं, यानी ये पोस्ट सिनेप्टिक हो गया और ये प्री सिनेप्टिक हो गया, ठीक है। अब ये एक पर्टिकुलर स्लाइड पूरी क्लास अच्छे से देख लो, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक पूरा मैं इसी में एक्सप्लेन कर दूंगी कि एक्शन पोटेंशियल क्या है, ठीक है। यहां से मान लो इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, फिर ये इस तरीके से जाएगी, लेकिन तभी जाएगी जब एक एक्शन पोटेंशियल मतलब एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक पहुंचेगा। वो क्या है, -55, ठीक है। ये वो थ्रेशोल्ड है जो डिसाइड करेगा कि एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले ये मान लो ये पिछला वाला न्यूरॉन है, ठीक है। यहां से ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये क्या है, केमिकल गेटेड चैनल्स है, ठीक है। ये न्यूरोट्रांसमीटर जब यहाँ जाके लगेंगे तो ये सोडियम को एंट्री देंगे। 2 मिनट सुन लो, तुम लोग को नहीं सुनना है चुपचाप एटलीस्ट बैठो, जो सुन रहे हैं उनको सुनने दो। ये सोडियम तभी एंट्री कर सकता है जब ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे आके लग जाएगा, ठीक है। ये वो गेट्स हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ से आए, जब पिछले वाले न्यूरॉन ने एक इंफॉर्मेशन इसको दी, ठीक है। तो इसके न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होके यहाँ गए और फिर ये यहाँ पे जब अटैच हुए तो जाके ये सोडियम को एंट्री देंगे, ठीक है। अब सोडियम जब एंटर हो रहा है तो मैंने बोला यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इनसाइड ऑफ द सेल कितना है, -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। अब जब ये जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव होता जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से 70 मिलीवोल्ट से थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इतना पॉजिटिव चार्ज हो जाए कि वो 55 को क्रॉस करे और धीरे धीरे ऊपर जाए, ठीक है। अब इसकी भी एक सीमा है, बहुत ज़्यादा वो नहीं करेगा वरना यहाँ तक पहुँचते ही सारे गेट्स बंद हो जाते हैं, ठीक है। ये जैसे ही आया, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव रिलीज हुआ, जब 70 मिलीवोल्ट हुआ तो यहाँ पे ये और
गेट खुल जाएंगे। अगर तुम इसको न्यूरॉन की शक्ल में देखना चाहो तो ये बेसिकली है डेंड्राइट का एरिया मान लो, ठीक है, ये सेल बॉडी हो गया और ये एक्सॉन है, ठीक है। तो जब तक यहाँ पे 70 मिलीवोल्ट्स नहीं होगा तब तक ये खुलेंगे नहीं, ये वाले जो ये क्या है वोल्टेज गेटेड चैनल्स, ठीक है। अब ब्लू वाले देखो सोडियम के लिए है और रेड वाले पोटेशियम के लिए, ठीक है। तो ये तभी खुलेंगे जब 70 मिलीवोल्ट जनरेट होगा। तो बेसिकली हमारे पास था एक स्टिमुलस जिसने सबसे पहले क्या आएगा, इसको हम क्या बोल रहे थे, इस वाले एरिया को डीपोलराइजेशन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आएगा तुम लोगों के दिमाग में कि हम इसको डीपोलराइजेशन क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला कि जब ये सेल मेम्ब्रेन होता है इसके पास ये दोनों तरफ चार्जेस होते हैं तो देयर इज अ पोटेंशियल, ठीक है, तो वो ऑलरेडी पोलराइज्ड होता है। तो कहीं ना कहीं इसको जब हम इसकी वोल्टेज को हम और बढ़ा रहे हैं तो वो पोटेंशियल देखो जीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो वो डीपोलराइज हो रहा है, ठीक है। डीपोलराइजेशन के बाद आएगा रीपोलराइजेशन। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रही थी, यहाँ पे ऑलरेडी इतना वोल्टेज जनरेट हो चुका है कि ये चैनल्स खुल गए, ठीक है। अब ये क्या है, एक्सॉन हिलॉक, ठीक है। अब जैसे ही ये आया, ठीक है, -70 मिलीवोल्ट जनरेट हुआ, ये गेट्स खुले। इमेजिन करो वो जो एक्सॉन था ना उसके ऊपर माइलिन शीट, उसके ऊपर हम इस जगह की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ के गेट्स खुल गए सोडियम के, ठीक है, और सोडियम आ गया। तो ये क्या करता है, जब एक खुलता है तो टक 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 आगे की सारे सोडियम के वो खुल जाते हैं, ठीक है, गेट्स। क्यों, ये सोडियम जब -70 मिलीवोल्ट पे जनरेट हुआ तो ये सारे गेट्स एक एक करके खुल गए। अब आप लोगों ने एक चीज सुना होगा, मैंने आप लोगों को जब बताया था क्लास 5 मिनट और शांत हो जाओ, बस जो सुन रहे हैं उनको सुनने दो, ठीक है। माइलिन शीट का एक काम बताया था फंक्शन की, माइलिन शीट स्पीड अप करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। वो कैसे होता है कि अब मान लो मैंने बोला था ना कि जो बाहर बैठे हुए ऑडियंस, ठीक है, वो फैंस है। अगर मान लो एक लाइन से बच्चों को बिठा दिया मैंने, वो सारे इमेजिन कर लो वो गेट्स हैं, ठीक है, वहाँ से एक एक करके पिलो एक एक को ट्रांसफ़र करना है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से बच्चे बैठे हुए, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि तुमको एक दूसरे को पिलो ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। अगर मैं एक एक करके करूँ और अगर मैं बोलूँ कि ये यहाँ से डायरेक्ट इस वाले को नहीं देना, इस वाले को नहीं देना है, किस में टाइम कम लगेगा, जब एक एक को स्किप किया हमने, ठीक है। तो ये स्किप करने वाला काम माइलिन शीट करता है। वो क्या करता है, वहाँ पे आयंस का वहाँ पे लीक नहीं होने देता है, मतलब जो आयंस हैं, ठीक है। जब आयंस लीक नहीं होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जल्दी जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से ये सारे गेट्स खुल जाते हैं और सोडियम और पोटेशियम का ये रीपोलराइजेशन हुआ, ठीक है। जब सिग्नल चला गया उसके बाद रीपोलराइजेशन, और जब और थोड़ा नीचे चला जाता है -70 वोल्ट से भी नीचे, तो उसको हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। और लास्टली जब ये वापस आएगा तो हम क्या बोलेंगे इसको, रेस्टिंग पोटेंशियल। थोड़ा समझ में आया, ठीक है। अब अच्छे से एक बार मैंने टेक्स्ट बुक आप लोगों को शेयर की थी, किसको दिया था मैंने टेक्स्ट बुक, PDF आपने शेयर कर दिया था ग्रुप में। प्लीज़ एक बार खोल के उसको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई कुछ समझना हो तो प्लीज़ मुझे पूछना, ठीक है। अभी आपका क्लास किसमें, FSS में, दूसरे वाले में, यहाँ नहीं है, उसके पास भी नहीं है।